प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का भाटिया आश्रम के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। हम जो है सामान्य भूगोल कर रहे थे और इसके अंतर्गत हमने जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी के बाद भारत का भूगोल है उसको अपने स्टार्ट लिया था। और इसके अंतर्गत अब तक हम जो है इंडियन ज्योग्राफी का जो ड्रेनेज सिस्टम है यानी जो रिवर्स है उनको अपने कंप्लीट कर चुके थे। आज अपने इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए और भारत के भूगोल के अंतर्गत अपना एक नया खंड जो है प्रारंभ हो रहा है जिसका नाम है जलवायु। जलवायु क्या होती है ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, एक बार फिर से अपने उसको रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, जलवायु जो है वो मौसम का एक तरह से कह सकते हैं कि एक दीर्घकालीन परिभाषा है मौसम की। मौसम क्या होता है कि 5 तत्व जो है माने गए मौसम के, जिनमें तापमान, वर्षा, आर्द्रता, पवने और वायुदाब ये जो है तत्व माने गए हैं। इनका डेली क्या रहता है किसी क्षेत्र में, यानी इन पांचों का किस प्रकार से जो है दशाएं इनकी रहती है, तो उसी आधार पर उस क्षेत्र का मौसम निर्धारित होता है। और जब ये मौसम जो है एक लंबी अवधि, और वो अवधि लगभग कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष या इससे अधिक हो, तब उसको आपने क्या बोलेंगे, तब उसको उस क्षेत्र के क्या बोला जाएगा, जलवायु बोला जाएगा। यानी इस 30 वर्ष की अवधि के अंदर उस क्षेत्र में वायु का क्या रहता है, तापमान की जो दशाएं हैं वो क्या रहती है, वायुदाब कितना रहता है, इन सभी को मिलाकर उस क्षेत्र का जो एक सिनेरियो अपने सामने उपस्थित होगा उसको बोलेंगे जलवायु या क्लाइमेट। तो अपने जो है भारत की जलवायु है उसके बारे में बात करते हैं। जब जलवायु की बात आती है तो हर क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो भारत में भी अपने अगर अलग अलग वर्गीकरण देखें, चाहे वो कोपेन का वर्गीकरण है या किसी अन्य विद्वान का वर्गीकरण, तो उन्होंने भी जो है भारत की जलवायु को अलग अलग भागों में बांटा है। लेकिन फिर भी अगर अपने ऑल ओवर देखा जाए कि पूरे भारत के अंदर जो पूरी भारत के जलवायु का जो प्रतिनिधित्व करने वाले जलवायु है उसके लिए अगर अपने एक परिभाषा अगर देखें, एक शब्द जो देखें, वो आपका क्या होगा, उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु। यानी कि अगर पूछा जाए कि भारत में मुख्यतः किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है तो उसका नाम क्या होगा, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। मानसून जो शब्द है वो अरबी भाषा के मौसिम से निकला है। अरबी भाषा के एक शब्द है मौसिम, इससे जो है इस मानसून शब्द की उत्पत्ति है। वास्तव में क्या होता है कि जो दक्षिणी पश्चिम मानसून है जो भारत के अंदर जो है प्रवेश करता है वही भारत में वर्षा करता है और भारत के संपूर्ण जलवायु को प्रभावित करता है। तो उसी के आधार पर भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु नाम दे दिया गया। मानसूनी जो शब्द है वो अरबी के मौसम से निकला है और जिसका अर्थ भी क्या होता है, मौसम ही होता है। यानी जो ये क्या है, मौसम को संदर्भित करता है। तो इस प्रकार जो भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार के जलवायु जो है पाई जाती है। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 142 पर। भारतीय मानसून को मुख्यतः किन दो भागों के अंदर जो है बांटा जा सकता है। अभी अपनों ने बात की कि अरब सागर से ये जो नीचे जो दक्षिण का हिंद महासागर है यहाँ से कुछ हवाएं जो है निकलती है और वही हवाएं क्या भारत के अंदर वर्षा करती है। अब इनकी जो दिशाएं हैं वो इस प्रकार होती है। पहले इनकी दशाएं जो है इस प्रकार होती है, बाद में जो 0 डिग्री जो लाइन है भूमध्य रेखा है उसको पार करने के कारण जो फेरल का नियम है उसके अनुसार हवाएं जो है उत्तरी गोलार्ध में अपने जो है दाईं ओर मुड़ जाती है और इनकी दिशाएं जो है ये हो जाती है। तो अब भारत में जो ये मानसून है जिसको दक्षिण और पश्चिम से आ रहा है, इसका इसलिए इसका नाम क्या कर दिया, दक्षिण पश्चिम मानसून कर दिया। तो इसको जो है दो भागों के अंदर अपने जो है बांट सकते हैं। एक तो हो गया ये दक्षिण पश्चिम मानसून जिसकी दो शाखाएं, एक अरब सागरीय शाखा जो इस साइड से जाती है और एक है बंगाल की खाड़ी की शाखा। पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या होता है कि ये तो मानसून था जो आ रहा है भारत के अंदर जो है प्रवेश कर रहा है, जून जुलाई के महीने के अंदर ये क्या है, प्रवेश करता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि अक्टूबर नवंबर के अंदर वापस से सूर्य जो है दक्षिणायन हो जाता है और यही जो पवनें जो यहाँ पर जो आई है वो क्या हो जाती है, वापस जो है लौटनी प्रारंभ हो जाती है। तो ये जो लौटती हुई पवनें हैं उनको क्या बोला जाता है, उत्तर पूर्वी मानसून। अब इनके आप दिशा देख लीजिए, इधर उत्तर और इधर क्या है पूर्व, तो इनकी दिशा क्या होगी, उत्तर पूर्वी, उत्तर पूर्व होगी। तो इस कारण जो है ये जो लौटता हुआ मानसून है उसको क्या बोला जाता है, उत्तर पूर्वी मानसून। तो हमारा प्रश्न था कि जो भारतीय मानसून है उसको मुख्यतः किन दो भागों के अंदर बांट दिया। तो पहला तो हो गया दक्षिण पश्चिमी ग्रीष्म मानसून, जो ये ग्रीष्म ऋतु के अंदर भारत में जो ये मानसून प्रवेश करता है इसको बोला जाता है दक्षिण पश्चिमी ग्रीष्म मानसून। और फिर जब जो है लगभग अक्टूबर नवंबर के आसपास जब ये हवाएं वापस लौटने लगती है तो इनकी दिशाएं जो है मुड़ जाती है और ये इनकी दिशाएं जो है उत्तर पश्चिम हो जाती है। तो इसको क्या बोला जाता है, उत्तर पूर्वी शीत मानसून। इस मानसून से भारत का जो ये कोरोमंडल तट है इस पर वर्षा होती है। ये कैसे होती है वर्षा, इसके बारे में भी अपने आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय मानसून की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न परिकल्पनाओं के नाम लिखिए। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द है
परिकल्पना है, हाइपोथेसिस, ये नाम हमें ये संदर्भ करता है कि ये जो सिद्धांत है, हालांकि अपने आप में ये सिद्ध है, लेकिन फिर भी ये पूर्ण रूप से भारतीय जो मानसून है उसकी क्या है, एकदम सटीक जो व्याख्या वो करने में असमर्थ है। ऐसा इसलिए है कि अभी भी भारतीय मानसून की जो प्रक्रिया है वो इतनी जटिल मानी जाती है क्योंकि यह माना जाता है कि कोई एक सिद्धांत इसकी जो है स्पष्ट व्याख्या नहीं कर सकता। तो अलग अलग लोगों ने, अलग अलग भूगोलवेताओं ने भारतीय मानसून के संदर्भ में अपने मत प्रस्तुत किए। उसमें जो सबसे पहला मत है वो स्टाम्प एंड ब्रेकर का है। इन्होंने कहा संस्थापित एवं तापीय परिकल्पना। ये सिंपल सी चीज अपने यहाँ पर ये कर रहे हैं कि भारत में जो वर्षा हो रही है, अब आप देखोगे कि जो जून जुलाई के अंदर जो वर्षा होगी उसका कारण क्या है, कैसे भारत में वो वर्षा होती है। तो उसी संदर्भ में अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग मत दिए। उसमें सबसे पहला मत है संस्थापित या तापीय परिकल्पना। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जहां पर तापमान क्या होगा, अधिक होगा, वहां पर वायुदाब क्या होगा, यानी प्रेशर क्या होगा, कम होगा। और दूसरा, जहां पर तापमान क्या है, कम होगा, वहां पर प्रेशर क्या है, अधिक होगा। तो हवाएं जो हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। ये जो है कॉन्सेप्ट हर जगह लागू होता है। इसी आधार पर इन्होंने स्टाम्प एंड ब्रेकर ने कहा कि गर्मियों के अंदर क्या होता है कि भारत जो उत्तर भारत का क्षेत्र है वहां तापमान क्या है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब अगर तापमान बढ़ेगा तो वायुदाब अपने आप क्या है, कम हो जाएगा। और इसी प्रकार समुद्रों के अंदर जब सम जो जलवायु पाई जाती है, यानी वहां तापमान का उतना ज्यादा जो प्रभाव नहीं रहता, तो वहां तापमान होता है कम और वायुदाब क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। तो उस समय क्या होता है, यानी गर्मियों के अंदर समुद्र के अंदर अधिक वायुदाब और भारत के अंदर जो है निम्न वायुदाब। तो यहाँ क्या समुद्रों से जो उत्तर भारत की तरफ जो हवाएं चलती है, क्योंकि हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है, और यही हवाएं क्या है, भारत के अंदर जो है वर्षा करती है। ये परिकल्पना दी थी स्टाम्प एंड ब्रेकर के अंदर। ठीक है, दूसरी है अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण परिकल्पना, जिसे ITCZ बोला जाता है। ये जो है फ्लोन ने दी है। इसको प्रतिविषुवीय पक्षोपवन सिद्धांत भी कहा जाता है। ये सिद्धांत क्या है, इसकी व्याख्या अपने अलग पर जो अगला प्रश्न है उसमें करेंगे, लेकिन एक सिंपली आप समझ लो। फ्लोन ने ये कहा कि ये जो पृथ्वी का हिस्सा है, जो 0 डिग्री वाला हिस्सा है, यहाँ पर क्या होता है कि तापमान बहुत अधिक रहता है, क्योंकि वर्ष भर सूर्य की किरणें यहाँ क्या है, पड़ती है। इस कारण यहाँ तापमान अधिक रहता है। इस कारण यहाँ अधिक तापमान के कारण वायुदाब क्या रहेगा, कम रहेगा। और कम वायुदाब के कारण ये एक ऐसा क्षेत्र बन जाता है जो हर तरफ से हवाओं का क्या है, आकर्षित करता है। ये तो बात है लगभग जब सूर्य जब जो है इस 0 डिग्री पर लंबा चमकता है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि सूर्य जो है पृथ्वी के संदर्भ में स्थिर नहीं है, यानी ये कभी तो उत्तरायण की तरफ जाता है और कभी क्या है, दक्षिणायन की तरफ जाता है। तो फ्लोन ने ये कहा कि जो सूर्य की स्थिति जैसे जैसे बदलती रहती है, ये जो ITCZ है जो भूमध्य रेखा पर पाया जाता है, ये भी क्या है, बदलता रहता है। जैसे मान लो अगर सूर्य कर्क रेखा पर चला गया तो ये ITCZ जो Z है ये भी क्या है, कर्क रेखा पर चला जाएगा। और इस प्रकार ये जो वर्षा का जो यहाँ पर आकर्षित कर रहा था 0 डिग्री पर, अब ये वर्षा कहाँ आकर्षित करेगा, कर्क रेखा पर। और आपको पता है भारत जो है वो कर्क रेखा पर स्थित है। तो इस कारण क्या होता है कि उस समय भारत के अंदर जो है वर्षा होती है। इसके बारे में अपने पढ़ेंगे विस्तृत आगे के प्रश्न में। इसके अलावा चक्रवातीय परिकल्पना ये दी थी स्पेट ने। स्पेट ने कहा कि भारत में जो वर्षा होती है उसका कारण जो है चक्रवात होता है। जो बंगाल की खाड़ी और इधर जो चक्रवात उड़ते हैं उसके कारण क्या भारत में जो वर्षा होती है काफी कम, इसको महत्व दिया जाता है। आगे का सिद्धांत है पूर्वी जेट स्ट्रीम सिद्धांत। ये सिद्धांत दिया गया था भारतीय भूगोलवेता कोटवेश्वर ने। इन्होंने कहा कि ये सिद्धांत तो ठीक है, मान्य है, लेकिन जो सबसे जो प्रमुख जो कारण है जो भारतीय मानसून का, वो इन्होंने कहा पूर्वी जेट स्ट्रीम। अब पूर्वी जेट स्ट्रीम क्या है, इन्होंने ये बताया कि भारत के अंदर लगभग जो है इस साइड में मान लीजिए ये भारत है, यहाँ पर क्या है, प्रायद्वीपीय भारत में एक जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति होती है जिसको इन्होंने नाम दिया पूर्वी जेट स्ट्रीम। ये जो जेट स्ट्रीम है ये क्या है कि उत्तर की तरफ जाती है और उत्तर में पहले से विद्यमान जो पछुआ जो जेट स्ट्रीम है उसके साथ जो है टकराती है। तो इस टकराव से क्या होता है कि दोनों हवाएं टकराएगी तो क्या ऊपर उठेंगी, और ऊपर उठकर ये हवाएं कहाँ जाती है, जो मेडागास्कर जो द्वीप है उसके पास एक जो है छोटा सा द्वीप है, वहां आकर जो है ये हवाएं मैस्करनी नामक द्वीप पर क्या है उतरती है, और फिर जो है ये हवाएं वापस इस प्रकार सर्कल बना रहती है और भारत का जो मानसून है उसको क्या है आगे धकेलती है, यानी उसको जो है अधिक बल प्रदान करती है। और इस कारण ये इनका कहना है कि भारत के अंदर वर्षा होती है।
इन्होंने पूर्वी जेट स्ट्रीम का जो है ये सिद्धांत दिया कि भारत में जो वर्षा का मुख्य कारण है वो क्या है, यही पूर्वी जेट स्ट्रीम। इस पूर्वी जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति के बाद ये क्या है, उत्तर की तरफ जाती है और उत्तर की तरफ जाकर ये जो पहले से विद्यमान जो पछुआ जेट स्ट्रीम है, इसके बारे में भी अपने आगे पढ़ेंगे, उसको ये क्या है ऊपर धकेलती है और बाद में जब इन दोनों की टक्कर होती है तो हवाएं क्या ऊपर उठेगी, ऊपर उठकर हवाएं जो है मेडागास्कर के पास उतरती है और फिर जो है यहाँ से जो ये जो भारतीय जो पवने थी, जो दक्षिण पश्चिम मानसून था, इसको क्या करती है, ये धकेलती है और इस कारण इन्होंने क्या क्या कहा कि भारत में जो है वर्षा होती है। अब देखिए 4 सिद्धांत अपने सामने, लेकिन क्या है कि ये जो सारे जो सिद्धांत है, इनमें से कोई भी जो है एक सिद्धांत अगर आपने कहें कि भारतीय मानसून की सबसे सटीक परिभाषा करता है तो ये क्या है, गलत होगा, क्योंकि जो भारतीय मानसून है अपने आप में बहुत ज्यादा जटिल है और ये चारों सिद्धांत क्या है, इनकी मिली जुली व्याख्या जो है इसके अंदर जो है काम आती है। इन चारों का ही रोल रहता है भारतीय मानसून को निर्धारित करने में। तो इस प्रकार आपने जो है इन चारों को अपने ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है ITCZ क्या है, ये वही है जो क्या है फ्लोन ने दिया था। प्रति विषुवीय पछुआ पवन सिद्धांत भी इसमें बोला जाता है। अब ये सिद्धांत क्या बोलता है, फ्लोन ने ये कहा कि जो आपका जो 0 डिग्री है यानी जो भूमध्य रेखा है, इस भूमध्य रेखा पर क्या होता है कि तापमान क्या रहता है, बहुत ज्यादा अधिक रहता है। अब जब जहां तापमान अधिक होगा तो वहां वायुदाब क्या होगा, कम होगा, यानी यहाँ पर वायुदाब कम है। दूसरा यहाँ इसके ऊपर और नीचे के हिस्से वहां क्या होगा, तापमान यहाँ के मुकाबले कम होगा। अब जहां तापमान कम होगा वहां वायुदाब क्या होगा, उच्च होगा। तो हवाएं आपको पता है कि हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है, तो इस प्रकार जो है हवाएं यहाँ जो है इस ओर आती है और बीच में अगर जल भाग है यानी समुद्री भाग है तो वहां से वो क्या करेगी, आकर्षित करेगी किसको, जो आर्द्रता है उसको अपने अंदर ग्रहण करके और ये हवाएं चलेगी। तो जब आर्द्रता इसके अंदर होगी तो ये जहां भी जाएगी वहां क्या वर्षा करती हुई जाएगी। तो इस प्रकार इन्होंने कहा कि ITCZ भूमध्य रेखा पर स्थित एक ऐसा क्षेत्र है, निम्न वायुदाब वाला एक ऐसा क्षेत्र है जो क्या है हवाओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये बात तो है लगभग मार्च की, जब सूर्य क्या होता है भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता रहता है, लेकिन बाद में मार्च के बाद हम जानते हैं कि सूर्य जो है उत्तरायण होना प्रारंभ हो जाता है और लगभग जून के पास 21 जून को सूर्य जो है कहाँ आ जाता है, कर्क रेखा पर आ जाता है। अब वो जो सारी दशाएं जो यहाँ पर 0 डिग्री पर बन रही थी अब वो कहाँ बनेगी, क्योंकि अब सूर्य का लंबवत प्रकाश कहाँ प्राप्त हो रहा है, कर्क रेखा पर हो रहा है। तो अब जो सारी दशाएं जो पहले यहाँ बन रही थी यानी जो ITCZ जो पहले भूमध्य रेखा पर बन रहा था अब कहाँ खिसक जाएगा, ये अब ये आ जाएगा कर्क रेखा पर ITCZ। तो इस प्रकार जो सारी क्रियाविधि यहाँ हो रही थी यानी कि ये हवाओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, वो सारी अब 20 से 25 डिग्री जो गंगा का जो इलाका है, उत्तर का जो मैदान का इलाका वहां होने लगेगी और इस प्रकार जो है भारतीय मानसून को ये क्या है आकर्षित करता है, क्योंकि अब यहाँ से हवाएं दोनों तरफ से इसके अंदर आएगी। ऊपर तो जो है स्थल भाग है तो हवाएं क्या होगी, शुष्क होगी, लेकिन नीचे क्या है इधर हिंद महासागर से बहुत सी हवाएं क्या होंगी, आर्द्रता ग्रहण करेंगी और इस साइड में ये जो निम्न वायुदाब के क्षेत्र बन रहा है यहाँ पर आकर जो है वर्षा करेगी खूब। तो इसको जो है ITCZ बोला जाता है। इसको अपने पढ़ लेते हैं। ITCZ अर्थात अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र विषुवत वृत्त पर स्थित एक निम्न वायुदाब वाला क्या है स्थान है, जहां व्यापारिक पवनें चलती है। निम्न वायुदाब के कारण यह विभिन्न पवनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। जून के समय यह उत्तरायण के साथ जो है 20 से 25 डिग्री गंगा के मैदानों में विस्थापित हो जाता है। फलतः हिंद महासागर से आर्द्र हवाएं भारत की ओर बढ़ती है और भारत में वर्षा करने वाली यही हवाएं क्या कहलाती है, दक्षिण पश्चिम मानसून इनको जो है कहा जाता है। यह जो व्याख्या की थी ये करने वाले थे अपने फ्लोन महोदय, जिन्होंने ITCZ की जो है थ्योरी दी थी। अगला हमारा प्रश्न है मानसून पूर्व वर्षा या प्री मानसून जो है किसे कहा जाता है। अब देखिए आपने देखा होगा कि भारत के अंदर मानसून जो है जून के अंदर आता है, केरल के अंदर सबसे पहले मानसून होता है 1 जून को, लेकिन क्या जून से पहले भारत में वर्षा नहीं होती है। आप अब अगर देखेंगे तो मई या अप्रैल के लास्ट में जो है भारत के कई स्थानों पर जो है अलग अलग प्रकार की वर्षा होती है। तो ये वर्षा कहाँ से आती है, क्योंकि मानसून तो अभी केरल में ही नहीं पहुंचा। जब जून में केरल के अंदर मानसून पहुंचेगा फिर जुलाई के अंदर आगे जो भारत के जो हिस्से है वहां तक बढ़ेगा, लेकिन उससे पहले भी क्या है भारत में वर्षा होने लग जाती है। तो ये जो वर्षा होती है जो मानसून से पहले होती है उसको बोला जाता है प्री मानसून यानी मानसून पूर्व वर्षा। अब ये वर्षा होती कैसी है कि पश्चिमोत्तर भारत में मध्य जून के आसपास जो है धूल भरी आंधियां जो है चलती है। अब ये लू आंधियां और लू चलेगी तो इससे तापमान क्या हो जाएगा,
अधिक हो जाएगा और तापमान अधिक होने पर वायुदाब क्या हो जाएगा, निम्न हो जाएगा। तो ये जो निम्न वायुदाब होता है ये अपने आसपास से, यानी जो आसपास का समुद्री हिस्सा है वहां से क्या है, समुद्री पवनों को आकर्षित करता है। और जब समुद्री पवनें स्थल भाग पर आएगी तो वो अपने साथ आर्द्रता भी लेके आएगी। तो इस प्रकार जो है इन आर्द्रता वाली पवनों के कारण भारत के कुछ हिस्सों में जो है वर्षा हो जाती है और उसी को क्या बोला जाता है, जो प्री मानसून जो है बोला जाता है। भारत के अंदर अलग अलग राज्यों के अंदर इस प्री मानसून के अलग अलग नाम है, जिसमें असम में इसको जो है चाय वर्षा, क्योंकि ये चाय की जो खेती होती है उसके लिए बहुत ही लाभदायक होती है, और बारदोली छिड़ा इसको बोला जाता है। बंगाल के अंदर ये काल वैशाखी, क्योंकि ये वैशाख महीने के अंदर आती है इसलिए इसको जो है काल वैशाखी बोला जाता है। कर्नाटक के अंदर इसको कॉफी वर्षा एवं चेरी ब्लॉसम बोला जाता है, और केरल के अंदर जो है इसे आम्र वर्षा एवं फूलों की बौछार भी बोला जाता है। तो इस प्रकार ये जो सारे नाम है ये क्या है, प्री मानसून के प्रकार है जो भारत के अलग अलग हिस्सों के अंदर होते हैं। बात करें भारत के अंदर वर्षा की, तो भारत के अंदर जो है 87% जो वर्षा होती है वो आपकी होती है मानसूनी वर्षा, और इसमें भी जो है 74% जो वर्षा है वो दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा, और 13% जो वर्षा है वो होती है आपकी उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा। ठीक है, उसके बाद जो 10% वर्षा है वो आपकी होती है इसी प्री मानसून के द्वारा। यानी इसके द्वारा, प्री मानसून के द्वारा भारत में कुल जो वर्षा का 10% वर्षा होती है, और बाकी बची जो 3% वर्षा है वो आपकी होती है मावठ के कारण। अब मावठ क्या होता है इसके बारे में भी अपने आगे पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम मानसून कब व कहां पर पहुंचता है। हमें पता है कि जो मानसून की उत्पत्ति होती है वो कब प्रारंभ होती है, जब सूर्य जो है उत्तरायण होना प्रारंभ कर देता है। यानी पहले तो मार्च के आसपास सूर्य कहाँ होता है, भूमध्य रेखा पर होता है, फिर मार्च अप्रैल मई के अंदर सूर्य क्या है उत्तर की तरफ बढ़ना प्रारंभ कर देता है, और जून में तो आपको बताइए पूरे कर्क रेखा पर आ जाता है। तो उसी के साथ जो है भारत में मानसून की क्रियाविधि भी प्रारंभ हो जाती है, और लगभग 1 जून को जो है भारत जो है जो मानसून है वो भारत की मुख्य भूमि यानी केरल के अंदर जो है पहुंचता है। तो सबसे पहले भारत जो मानसून कहाँ पहुंचता है, 1 जून केरल को जो है पहुंचता है। लेकिन ये बात हो रही है मुख्य भूमि की, क्योंकि इससे पहले अगर बात करें तो ये जो अंडमान निकोबार के कुछ द्वीप है वहां जो है जून से पहले भी मानसून जो है पहुंच जाता है। लेकिन अगर बात करें भारत की मुख्य भूमि की तो सबसे पहले मानसून पहुंचता है भारत के केरल राज्य के अंदर, 1 जून को ये क्या है पहुंचता है। बाद में जून 10 जून 15 जून करते करते ये क्या है आगे भारत के अंदरूनी हिस्सों में भी पहुंचता जाता है, और 15 जुलाई को क्या है मानसून जो है भारत की जो राजस्थान राज्य है वहां पर क्या है ये पहुंचता है। और राजस्थान में आपको पता है अरावली पर्वत श्रृंखला है वो इस जो मानसून होता है उसके जो है बिल्कुल समांतर में स्थित है, इस कारण ये क्या है कोई अवरोध नहीं बना पाती इन हवाओं को, और ये हवाएं जो है सीधी जो है निकल जाती हैं, यानी राजस्थान में कोई विशेष वर्षा जो है नहीं कर पाती। अगला हमारा प्रश्न है, मानसून विच्छेद, मानसून ब्रेक से क्या तात्पर्य है। देखिए जो दक्षिण पश्चिम मानसून आता है तो वो क्या है भारत के अंदर वर्षा करता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो वर्षा जो हो रही होती है उसमें क्या है एकाएक जो है वर्षा जो है रुक जाती है, यानी 4-5 दिन या 1 सप्ताह तक, कई बार जो है 2 सप्ताह तक की क्या है वर्षा जो है नहीं होती है, यानी बिल्कुल क्या है रुक जाती है। तो इस प्रकार जब वर्षा बीच में रुक जाती है तो इसी स्थिति को क्या बोला जाता है, मानसून विच्छेद या मानसून ब्रेक इसको बोला जाता है। और बाद में क्या होता है कि मानसून ब्रेक के बाद एकदम से क्या है बारिश होती है, बहुत ही मूसलाधार बारिश होती है, जिसे क्या बोला जाता है मानसून का प्रस्फोट जो है बोला जाता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे मानसून विच्छेद को। अगला है मानसून का निवर्तन, विथड्रॉल ऑफ मानसून जो है किसे कहा जाता है। हमने बात की थी कि मानसून जो है दक्षिण पश्चिम जो हवाएं हैं उसके साथ भारत के अंदर जो है प्रवेश करता है, लगभग जून के अंदर भारत के अंदर प्रवेश करता है, फिर जुलाई अगस्त सितंबर तक जो है भारत के अंदर वर्षा करता है। लेकिन सितंबर के बाद क्या होता है, सूर्य जो है दक्षिणायन होने लग जाते हैं, यानी कि ये भूमध्य रेखा से जो है मकर रेखा की तरफ बढ़ने लग जाता है, और नवंबर के आसपास तो ये बिल्कुल ही मकर रेखा में पहुंच जाए। तो इस समय जो ये हवाएं जो सूर्य के साथ भारत में आई थी ये क्या है वापस जो है मुड़ने लग जाती है, और इन्हें जो ये क्या बोला जाता है लौटता हुआ मानसून बोला जाता है। और जब ये हवाएं भारत से लौटती है यानी लगभग नवंबर दिसंबर के पास ये हवाएं जो है लौटने लग जाती है, तब इसको क्या बोला जाता है मानसून का निवर्तन, यानी मानसून का पीछे हटना भी इसको बोला जाता है। अब ये जब हवाएं इधर पीछे उठेगी तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से अगर ये हवाएं जाएगी यानी भारत की मुख्य भूमि से, तो ये तो स्थल भाग है तो यहाँ से कोई आर्द्रता ग्रहण नहीं करेंगी और इसी प्रकार ये हवाएं क्या निकल जाएगी। लेकिन कुछ हवाएं जो भारत के इधर जो पूर्वोत्तर भाग में ये जब हवाएं लौटेगी तो ये
बंगाल की खाड़ी के ऊपर से जाएगी, और जब बंगाल की खाड़ी के ऊपर से जाएगी तो यहाँ से जो है आर्द्रता ग्रहण करेगी, यानी ये हवाएं अभी शुष्क नहीं है, इनके अंदर आर्द्रता है, और ये यहाँ भारत का जो कोरोमंडल तट है यहाँ से गुजरेगी। तो इस प्रकार ये जो है अपने साथ जो आर्द्रता लाई थी वो जो है वर्षा के रूप में इस कोरोमंडल तट पर जो है करती है। तो इस कारण जो भारत का जो कोरोमंडल तट है वहां पर क्या है, सर्दियों में भी बारिश होती है। तो इसे जो है मानसून का जो है निवर्तन कहा जाता है। पढ़ लेते हैं इसको। सितंबर के समय सूर्य के दक्षिणायन होने लगता है, जिससे उत्तरी भारत में मानसूनी पवनें पीछे हटने लगती है। इसे ही मानसून का निवर्तन कहते हैं। ये पीछे हटती पवनें उत्तर पूर्वी मानसूनी पवन कहलाती है, जो बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करके तमिलनाडु का जो हिस्सा है, जैसे कोरोमंडल तट कहा जाता है जिसमें पुडुचेरी भी शामिल है, वहां पर क्या है वर्षा करती है। इस कारण तमिलनाडु के अंदर जो है सर्दियों के अंदर वर्षा होती है। अगला हमारा प्रश्न है, उष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम के बारे में जानकारी दीजिए। उष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम क्या होती है? जेट स्ट्रीम जो है लगभग 9 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलने वाली है इस प्रकार की पवनें होती है, जिनका आकार जो है कुछ इस प्रकार रहता है। ये क्या होती है कि ये भूमध्य सागर से उठती है, लगभग मध्य एशिया से होते हुए क्या है, इनकी उत्पत्ति भूमध्य सागर से होती है, और ये इस प्रकार जो है चलती है। इनकी दिशा ये रहती है पश्चिम से पूर्व की ओर। तो भूमध्य सागर से ये आती है और बीच में जो है आगे बढ़ती हुई ये तिब्बत के पास आकर जो है 2 शाखाओं के अंदर बढ़ जाती है। एक तो होती है उत्तरी तिब्बत शाखा और दूसरी होती है दक्षिणी हिमालय शाखा। ये जो दक्षिणी हिमालय शाखा है ये क्या है, भारत के अंदर जो मावठ जो वर्षा होती है उसके लिए भी ये क्या है उत्तरदायी होती है, क्योंकि ये भारत अपने साथ क्या लाती है, पश्चिमी विक्षोभों को जो है लाती है। तो इसी कारण जो है ये जो पछुआ जेट स्ट्रीम है इसका भारतीय मानसून की दृष्टि से भी काफी जो है महत्वपूर्ण योगदान इसके अंदर रहता है। 9 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये क्या है चलती है। अगला प्रश्न है, अल निनो एवं ला निनो क्या है, इनका भारतीय मानसून पर जो है क्या प्रभाव पड़ता है। अब इनको अपने सिंपल तरीके से समझते हैं। देखिए क्या स्थिति होती है कि भारत के अंदर यहाँ से जो है भूमध्य रेखा से यहाँ से जो है मानसून जो है भारत के अंदर प्रवेश करता है, और सामान्य यही स्थिति चलती रहती है कि जून के आसपास जो है जैसे सूर्य जो है उत्तरायण होता है, भारत के अंदर जो है मानसून प्रवेश करता है और भारत के अंदर जो बारिश करता है। ये सारी स्थिति जो है चलती रहती है। लेकिन क्या होता है कि 5 से 10 सालों के बीच एक बार ऐसा होता है कि ये जो आप जो पेरू का तट देख रहे हो यहाँ पर एक जलधारा की उत्पत्ति होती है जिसका नाम क्या है, अल नीनो। अल नीनो ये कैसे जलधारा है, ये है गर्म जलधारा, यानी गर्म प्रकार की ये जलधारा जो 5 से 10 वर्षों की अवधि में उत्पन्न होती है। अब आप बता दो कि अगर जो गर्म जलधारा है वो क्या करेगी, वहां के तापमान को भी क्या है गर्म कर देगी। तो अगर जब तापमान अधिक होगा तो क्या होगा, वायुदाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये स्थिति अपने पढ़ ली कि वायुदाब और तापमान के अंदर विपरीत संबंध पाया जाता है। अब देखिए जैसे यहाँ पर अल नीनो की उत्पत्ति हुई तो तापमान बढ़ गया क्योंकि ये गर्म जलधारा है, और तापमान बढ़ा तो क्या हो गया, वायुदाब में यहाँ पर कमी होगी। तापमान को ज्यादा नहीं 2 से 4 डिग्री की क्या है वृद्धि हो जाती है। अब यहाँ ये स्थिति होगी कि यहाँ वायुदाब क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ पर भी क्या है, वायुदाब क्या है, कम है, क्योंकि तभी जो है ये हवाओं को आकर्षित कर रहा है, और इस साइड में क्या है, वायुदाब अधिक होता है। तो हवाएं आपको पता है हमेशा जो है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। तो यहाँ जब तक इसकी उत्पत्ति नहीं हुई थी यहाँ ठीक था, अभी यहाँ उच्च वायुदाब है, यहाँ निम्न वायुदाब है, यहाँ से हवाएं जो है सीधे भारत के अंदर जो है पहुंच रही है। अब देखो यहाँ अल नीनो की उत्पत्ति होगी और यहाँ भी क्या हो गया, वायुदाब कम हो गया। तो अब जरूरी थोड़ी है ये जो हवाएं यहाँ जा रही है ये केवल यहीं जाए, क्योंकि यहाँ पर भी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, वायुदाब कम है। तो ये जो कम वायुदाब होगा ये हवाओं को आकर्षित करेगा। तो इस प्रकार ये जो हवाएं कुछ जो यहाँ जा रही है उन हवाओं को ये क्या है, आकर्षित करने का प्रयास करेगा, क्योंकि पूरी तरह तो आकर्षित नहीं कर पाएगा क्योंकि इनके बीच की दूरी जो है बहुत ज्यादा है। तो इस कारण क्या होता है कि ये इन हवाओं को पूरी तरह आकर्षित नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी क्या है, ये भारतीय मानसून को क्या है, कमजोर कर देता है, क्योंकि कुछ हवाओं को ये अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, और इस कारण जो हवाएं यहाँ जा रही थी वो क्या है, कमजोर पड़ जाती है, और उस वर्ष का होती है भारत में सामान्य से कम वर्षा होती है। ये होता है अल नीनो का भारतीय मानसून पर प्रभाव। दूसरा एक और धारा होती है जिसका नाम है ला नीनो। ये कैसे जलधारा है, ये है ठंडी जलधारा। ठंडी जलधारा इसकी भी उत्पत्ति जो है यहाँ पर इसी पेरू के तट पर होती है। जब अल नीनो की उत्पत्ति नहीं होती तब जो है ला नीनो की उत्पत्ति होती है, और ये भी हर साल उत्पन्न नहीं होती। इससे क्या होगा कि अगर ये ठंडी जलधारा है तो तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जहां तापमान कम होगा तो वायुदाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब देखिए
अल निनो के कारण तापमान हो गया था, वायुदाब क्या हो गया था, यहाँ पर कम हो गया था, और ला निनो के कारण क्या हुआ कि वायुदाब क्या हो गया, बढ़ गया। अब देखिए यहाँ पर भी वायुदाब अधिक है, यहाँ पर भी वायुदाब अधिक है, और यहाँ पर क्या है, वायुदाब कम है। अब क्या होगा, हवाएं जो है इस साइड में चलेगी, क्योंकि हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। तो एक तो पहले ये हवाएं यहाँ से आ रही थी, दूसरा ये हवाएं भी क्या है, इसको पुश करेगी, यानी भारतीय जो मानसून है उसको जो है और ज्यादा तीव्र करेगी। तो जिस वर्ष जो है ला निनो की उत्पत्ति होती है, उस वर्ष भारत के अंदर जो है सामान्य से अधिक वर्षा होती है। ये होती है अल निनो और ला निनो। इसको पढ़ने की मुझे लगता नहीं कि कोई आवश्यकता है। ये क्रिसमस के आसपास जो है पेरू के तट पर जो है ला निनो की उत्पत्ति होती है, और वहीं पर क्या है, अल निनो की क्या है, उत्पत्ति होती है। ला निनो की उत्पत्ति होती है जो इस साइड, और जो एल निनो है उसकी उत्पत्ति होती है क्रिसमस के टाइम। अगला हमारा प्रश्न है मावट क्या है। आपने देखा होगा कि राजस्थान, पंजाब और ये जो हिस्सा है यानी पश्चिम उत्तर भारत का हिस्सा है, वहाँ लगभग दिसंबर या जनवरी के आसपास जो है कुछ वर्षा होती है, जिसे अपने स्थानीय भाषा में क्या बोला जाता है, मावट बोला जाता है। इसका कारण क्या है मावट का, इस चित्र के माध्यम से अपने देख सकते हैं कि ये जो भूमध्य सागर है, यहाँ से कुछ जो है विक्षोभ उठते हैं जो इस प्रकार आगे बढ़ते हुए, और ये जो कैस्पियन सागर है यहाँ से भी ये क्या आर्द्रता ग्रहण कर लेते हैं। कुछ आर्द्रता तो ये भूमध्य सागर से ग्रहण करते हैं, कुछ जो है कैस्पियन सागर से, और इस दिशा में ये क्या है चलते जाते हैं, और बाद में जो है यहाँ हिमालय के आस आकर ये जो है दो भागों में बढ़ जाती है, और एक भाग जो है भारत के अंदर, उत्तर भारत के अंदर आकर और यहाँ क्या वर्षा करता है। इसी को क्या बोला जाता है, भारत के अंदर मावट बोला जाता है। मावट किस कारण होती है, पश्चिमी विक्षोभों के कारण होती है। भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा को जो है मावट कहा जाता है, और ये शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात भी इनको जो है बोला जाता है। यह जो वर्षा होती है यह गेहूं, जौ, चना और इनकी सरसों की जो फसलें हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है लाभदायक होती है। और हम जानते हैं कि ये जो वर्षा होती है मावट, ये भारत की कुल वर्षा का 3% होती है, यानी भारत में जो जितनी भी वर्षा होती है उसका 3% जो है ये हिस्सा जो है इसी मावट से जो है आता है। तो इसी को जो है मावट बोला जाता है। अगला हमारा प्रश्न है विश्व में सर्वाधिक वर्षा जो है किस स्थान पर होती है। जो विश्व में जो सर्वाधिक वर्षा है वो भारत के अंदर ही होती है, और भारत में जो पूर्वोत्तर के जो राज्य है वहां पर एक राज्य स्थित है जिसका नाम है मेघालय। मेघालय के अंदर 3 पहाड़ियां पाई जाती है जिनका नाम है गारो, खासी और जयंतियां। गारो, खासी और जयंतियां जो है मेघालय के अंदर पाई जाती है पहाड़ियां। इन्हीं पहाड़ियों में से जो खासी पहाड़ी है वहां पर एक स्थान स्थित है जिसका नाम है मौसिम राम। चेरापूंजी और मौसिम राम जो है यहाँ पर भारत क्या पूरे विश्व के अंदर सर्वाधिक जो है वर्षा होती है। अब यहाँ क्या कारण है सर्वाधिक वर्षा क्यों होती है। देखिए यहाँ जो खासी पहाड़ियों के अंदर जो कुछ पहाड़ियां पाई जाती है जिनका आकार कैसा होता है, घोड़े की नाल के समान होता है, इस प्रकार होती है घोड़े की नाल। तो इसमें क्या होता है कि जो मानसूनी पवनें हैं जो म्यांमार के अराकान योमा के कारण जो है इस क्षेत्र के अंदर आती है, वो क्या है इन पहाड़ियों के अंदर प्रवेश तो कर जाती है, लेकिन बाद में क्या होता है कि यहाँ से बाहर नहीं निकल पाती, क्योंकि इस प्रकार इसकी आकृति है। तो ये हवाएं के अंदर ही क्या है गोल गोल घूमती रहती है, और जब तक इनमें पानी की मात्रा खत्म नहीं हो जाती वो यहीं पर क्या है भारी मात्रा में बारिश करती रहती है। तो इस कारण जो है भारत का जो ये मौसिम राम जो इलाका है यहाँ बहुत ज़्यादा जो है बारिश होती है। सर्वाधिक विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश जो है यहीं होती है, और उसका कारण क्या है, ये घोड़े की नाल की आकृति जैसे जो है ये पहाड़ियाँ हैं। आगे हमारा नया खंड भारत के भूगोल के अंतर्गत प्रारंभ हो रहा है, वो है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्यजीव। इसके अंदर हमारा प्रश्न है भारत में पाए जाने वाले वनों के 5 प्रमुख जो है प्रकार लिखिए। तो भारत के अंदर जो है बहुत सी प्रकार के वनस्पति जो है पाई जाती है, तो उसको अपनों ने जो है 5 भागों में बांट लिया। सबसे पहले है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है सदाबहार, यानी कि ये ऐसे वन होते हैं जो हमेशा क्या रहते हैं, सदा हरे रहते हैं, यानी इनकी जो पत्तियां होती है वो कभी भी जो है एक साथ नहीं गिराई जाती, यानी इनके जो वृक्ष जो है ये वर्ष भर हरे रहते हैं, और इनकी जो पत्तियां वो कभी जो है वर्ष में एक साथ नहीं गिराई जाएगी, यानी इनमें कभी भी पतझड़ नहीं होता। ये जो वृक्ष है, ये जो वन है, ये ऐसे स्थानों में होते हैं जहां वर्षा कम से कम क्या है 200 सेंटीमीटर से जो है अधिक होनी चाहिए। और ये जो वन है ये भारत के अंदर 3 क्षेत्रों के अंदर पाए जाते हैं। पहला तो उत्तर पूर्वी भारत। जो भारत का जो उत्तर पूर्वी जो हिमालय का जो भाग है,
असम और अरुणाचल के अंदर जो भाग है, सिक्किम के अंदर भाग है, वहां पर ये जो है वन पाए जाते हैं। दूसरा जो ये पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल, यहां पर भी ये वन जो है पाए जाते हैं। और तीसरा आपका है अंडमान एवं निकोबार। भारत में इन 3 स्थानों पर ये जो वन जो है, जिन्हें सदाबहार वन बोला जाता है, ये जो है पाए जाते हैं। उत्तर पूर्वी हिमालय, दूसरा जो है पश्चिमी घाट, और तीसरा अंडमान और निकोबार। ये जो वन होते हैं, इनका आर्थिक दृष्टि से उतना ज़्यादा महत्व नहीं होता, क्योंकि ये क्या होते हैं कि एक तो बहुत ज़्यादा सघन होते हैं, और दूसरा इनकी जो लकड़ी की क्वालिटी है वो भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती। उसके बाद है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या पतझड़ वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है भारत में सर्वाधिक मात्रा में जो है पाए जाते हैं। इनके लिए ये उन स्थानों पर होते हैं जहां वर्षा की मात्रा जो है 70 से 200% होती है, 200 सेमी होती है। और इन जो वनों हैं, इनको भी आगे 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो होते हैं आर्द्र पर्णपाती और एक होते हैं शुष्क पर्णपाती। जहां वर्षा की मात्रा 100 से 200 सेंटीमीटर हो, वहां पाए जाते हैं आर्द्र पर्णपाती, और जहां वर्षा की मात्रा 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच हो, वहां पाए जाते हैं शुष्क पर्णपाती। अब जो आर्द्र पर्णपाती वन है, उनके अंदर बहुत से वृक्ष आते हैं, उनके बारे में अपने जो है अगले प्रश्न में चर्चा करेंगे। और उसके बाद जो आते हैं आपके शुष्क पर्णपाती वन। तो ये 2 प्रकार के वन जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जिसका जवाब आपको जो है कमेंट बॉक्स में देना है कि भारत में सर्वाधिक मात्रा में कौन से वन पाए जाते हैं? सदाबहार वन, पर्णपाती वन, कांटेदार वन, पर्वतीय वन या मैंग्रोव वन, अथवा पर्णपाती वनों के अंदर आर्द्र या शुष्क। तो आपको ये बताना है कि भारत में सर्वाधिक मात्रा में इनमें से कौन से वन जो है पाए जाते हैं। उसके बाद है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। ये वन ऐसे होते हैं जहां वर्षा जो है लगभग जो है 70 सेमी से जो है कम रहती है। ये हम जानते हैं कि भारत का जो मरुस्थलीय इलाका है, वहां पर जो है वर्षा की मात्रा काफी कम रहती है। तो वहां ये जो वन जो है कांटेदार वन जो है पाए जाते हैं। इसके अंदर केर, खेर, बबूल, कैक्टस जैसे नागफनी जो है बोला जाता है, खेजड़ी, ये जो वृक्ष है, ये क्या है, यहाँ इन वनों के जो है प्रमुख उदाहरण है। उसके बाद बारी आती है पर्वतीय वनों की। भारत में पर्वतीय वन है जो है 2 जगह पाए जाते हैं। एक तो उत्तरी हिमालय के अंदर, यानी हिमालय के अंदर, और दूसरा जो आपका है प्रायद्वीपीय भारत के अंदर। हिमालय में जो वन जो पाए जाते हैं, उनका ऊंचाई के अनुसार जो है इनका आगे अलग अलग वर्गीकरण किया गया है। मुख्यतः यहाँ जो वृक्ष पाए जाते हैं, उनमें चीड़, देवदार, मार्स और लाइकन, ये क्या है, प्रमुख जो वन जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। और दूसरा प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो यहाँ एक वन पाए जाते हैं जिनका नाम है सोलाश। प्रायद्वीपीय भारत में पाए जाने वाले जो शीतोष्ण कटिबंधीय वन होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? सोलाश बोला जाता है। और शीतोष्ण कटिबंधीय वन कौन से होंगे? ऐसे वन जो 1000 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई पर स्थित है, उन वनों को क्या बोला जाता है? सोलाश वन जो है बोला जाता है। ये प्रायद्वीपीय भारत के अंदर पाए जाते हैं। और उसके बाद है ज्वारीय या मैंग्रोव वन। ये जो वन है मैंग्रोव वन, ये दलदली इलाकों के अंदर पाए जाते हैं। जैसे आपका जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, उस क्षेत्र के अंदर ये जो है वन पाए जाते हैं। यहाँ सुंदरी वनों की जो है अधिकता होती है। इसका जो सुंदर वन का डेल्टा है, वो जो है इन्हीं सुंदरी वृक्षों के नाम पर इसका नाम किया गया। इसके अलावा मैंग्रोव वन या और भी कई प्रकार के जो वृक्ष जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये 5 प्रकार के जो मुख्य जो वनस्पति हैं जो भारत के अंदर जो है पाई जाती है। अगला प्रश्न है, रोजवुड, महोगनी, अबोनास एवं अबोनी किस प्रकार के वन वृक्ष है, यानी ये किस प्रकार के वनों के अंदर जो है पाए जाते हैं? तो ये कौन कौन से है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के अंदर जो है ये वृक्ष जो है पाए जाते हैं। और इसकी अपने बात कर चुके हैं कि ये जो वन होते हैं, ये आर्थिक दृष्टि से उतने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सघन होते हैं और इनकी जो लकड़ी होती है वो भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, और इनका जो उपयोग करना भी क्या होता है, कठिन होता है। तो ये कुछ उदाहरण है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के: रोजवुड, महोगनी, अबोनास एवं अबोनी वन। आगे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, यानी कि जो पतझड़ प्रकार के वन होते हैं, के प्रमुख वृक्षों के हमें नाम लिखना है। ये जो है भारत में हर जगह आपको जो है मिल जाएंगे पर्णपाती वन।
तो मुख्य वन कौन कौन से हैं पर्णपाती के अंदर? सागवान, साल, शीशम, आम, चंदन, सैलब और आंवला आदि जो है ये मुख्यतः पर्णपाती वन है जो भारत के अंदर जो है पाए जाते हैं। और ये जो वन होते हैं ये आर्थिक दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और सर्वाधिक जो दोहन होता है वो भी क्या है, इन्हीं वनों का होता है, क्योंकि फर्नीचर का जितना भी सामान होता है वो लगभग जो है इन्हीं वनों के अंदर। और सागवान तो अपने आप में बहुत ही जो है महंगा जो वन, तो इस प्रकार जो है ये काफ़ी आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण वन है। अगला हमारा प्रश्न है, संशोधित राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होने चाहिए? देखिए 1952 में एक नीति आई थी, राष्ट्रीय वन नीति, राष्ट्रीय वन नीति, ठीक है। बाद में 1988 के अंदर इस नीति को जो है संशोधित किया गया और इस नीति में यह निर्धारित किया गया कि भारत का जो भूभाग है यानी भारत की जो भूमि है उसके कम से कम जो 33% जो भाग है उस पर क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। और अगर बात करें पर्वतों की यानी जो पर्वतीय जो इलाके हैं या पर्वतीय जो राज्य है वहां पर तो ये अनुपात होना चाहिए 65%, यानी कि पर्वतीय राज्यों के अंदर कुल का जो 65% जो भाग है वहां पर क्या होने चाहिए, वन होने चाहिए। तो इस प्रकार ये एक आदर्श स्थिति बना दी गई है कि भारत के अंदर जो है 33% भाग पर जो है वन होने चाहिए। हालांकि अभी इनका प्रतिशत जो है काफी कम है, लगभग 21% के पास पर जो है वनावरण है और वृक्षावरण और वनावरण दोनों को मिला लें तो ये क्या हो जाता है, 24% हो जाता है। तो अभी इस जो अनुपात है उससे जो है बहुत ज्यादा कम है। अगला हमारा प्रश्न है, वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो कब पारित किया गया था? तो ये जो अधिनियम है ये 1972 के अंदर जो है पारित किया गया था। 1970 का दशक है वो पर्यावरण की दृष्टि से, पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है और वन्य जीव और जो वन की दृष्टि से भी इसमें जो है काफी ध्यान दिया गया। तो उसी वर्ष जो है 1972 के अंदर भारत के अंदर जो है वन्य जीव जो संरक्षण अधिनियम है उसको जो है पारित किया गया और इस अधिनियम के द्वारा जो वन्य जीवों का जो शिकार किया जाता है या उनका जो अवैध व्यापार किया जाता है इस पर जो है कठोर प्रतिबंध जो है लगाए गए। और वर्ष 2003 के अंदर इसको संशोधित किया और जो प्रावधान थे, जो सजाएं थी उनको जो है और भी ज्यादा क्या है, कठिन किया गया। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है भारत के अंदर वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए। और बाद में आपको पता है कि संविधान का जो आर्टिकल 48A है ये भी जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया और इसके द्वारा जो क्या किया गया, वन्य जीवों को जो है संरक्षण प्रदान किया गया। आगे है, भारत का प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व कब व कहाँ स्थापित किया गया? बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे स्थान होते हैं जहां जो वन्य प्राणी होते हैं उनको क्या किया जाता है कि जो प्राकृतिक जो स्थल होता है वहीं पर उनको क्या है, संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो इसके लिए जो है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए। भारत का जो पहला जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है वो नीलगिरी के अंदर 1986 के अंदर जो है स्थापित किया गया। और ये जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है, ये 3 राज्यों के अंदर फैला हुआ है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के अंदर है। यहाँ जो है बहुत से जो है जानवरों को जो है संरक्षण प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क जो है कौन सा है? तो जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है जो उत्तराखंड के अंदर स्थित है वो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान। इसकी जो स्थापना जो है 1936 के अंदर की गई थी और तब इसका जो नाम था हैली नेशनल पार्क, हैली नेशनल पार्क के नाम से इसकी स्थापना की गई थी। बाद में 1957 के अंदर जो है प्रकृति प्रेमी जो जिम कॉर्बेट है उनके नाम पर इसका नाम क्या कर दिया गया, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है इसका नाम कर दिया गया। और काफी महत्वपूर्ण जो ये क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है जो उत्तराखंड राज्य के अंदर स्थित है। इसके बाद हमारा अंतिम प्रश्न है आज का, भारत में मुख्यतः किस किस प्रकार की मृदाएं पाई जाती है, इनके अपनों ने क्या करने हैं, नाम लिखने। तो सबसे पहली और सर्वाधिक मात्रा में जो भारत में मृदा पाई जाती है वो आपकी है जलोढ़ मृदाएं। भारत के अंदर लगभग 44% भाग पर जो है जो कुल जो मृदाएं हैं उनमें से 44% जो हिस्सा जो है अकेला किस मृदा का है, जलोढ़ मृदा का। और जलोढ़ मृदा के बारे में अपने पढ़ चुके हैं। इनका निर्माण किस प्रकार होता है कि नदियां अपने साथ जो अवसाद लेकर आती है और बाद में जब ये स्थल भूमि पर ये अवसाद जमा करती है तो उससे जिस प्रकार की मृदा का निर्माण होता है उसको क्या बोला जाता है, जलोढ़ मृदा बोला जाता है। और ये सर्वाधिक उपजाऊ मृदा होती है। जो गंगा यमुना का जो क्षेत्र है, जो उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है, वो इसी मृदा के कारण क्या है, बना है। उसके बाद है
काली मृदा, ये भी भारत के जो लगभग 15% हिस्से पर जो है पाई जाती है और इनमें क्या है लोहा तत्व की मात्रा जो है अधिक होती है। उसके बाद है लाल व पीली मृदाएं, इनमें क्या है लोहा तत्व की मात्रा जो है अधिक होती है और ये भारत के जो कुछ दक्षिणी जो हिस्से हैं तमिलनाडु, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के हिस्से हैं, उनमें ये मृदा क्या है पाई जाती है। इसके बाद है लैटराइट मृदा, इन्हें ईंट मृदा भी कहा जाता है क्योंकि ये जो लैटराइट मृदाएं होती है ये बहुत ही ज़्यादा क्या है कठोर मृदाएं होती है और उतनी ज़्यादा उपजाऊ भी नहीं होती। इस कारण जो है इनके लिए उर्वरकों की जो मात्रा है वो भी इनमें क्या है अधिक लगती है। काजू और चावल की फसल के लिए इन फसलों को क्या है उपयोगी माना गया। उसके बाद है पर्वतीय मृदाएं, पर्वतीय मृदाएं जो है पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसे हिमालय और दक्षिण की जो पहाड़ियां उनमें ये मृदाएं पाई जाती है और इनमें मुख्यतः जो चाय और जो कॉफ़ी है उसका जो है कृषि की जाती है और अभी भी ये मृदाएं क्या है पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं है, यानी ये मृदाएं क्या है निर्माणाधीन मृदाएं। उसके बाद शुष्क मृदाएं, ये हमें पता है जो पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है यहाँ पर ये मृदाएं क्या है पाई जाती है, पोषक तत्वों की मात्रा इनमें बहुत ही ज़्यादा कम होती है। उसके बाद है लवणीय एवं क्षारीय मृदा, जब मृदा के अंदर लवणीय तत्वों की मात्रा अधिक बढ़ जाती है तो उसको बोला जाता है लवणीय मृदा। इसके लिए जो है रॉक फॉस्फेट का उपयोग किया जाता है लवणीयता को कम करने के लिए। और जब मृदा के अंदर क्षारीय तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है तो उससे जो है क्षारीय मृदा बोला जाता है और इसके लिए क्षारीयता को कम करने के लिए जो है जिप्सम का उपयोग किया जाता है। राजस्थान में ऐसी मृदाएं जो है काफ़ी आपको मिल जाएगी। और उसके बाद है पेट एवं दलदली मृदाएं, ये मृदाएं पाई जाती है जो नदी के जो डेल्टा क्षेत्र होते हैं वहाँ पर ये पेट एवं दलदली मृदा पाई जाती है। इसके अंदर आपका जो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है और जो कृष्णा गोदावरी का डेल्टा है, कावेरी डेल्टा है, तो वहाँ पर उन दलदली इलाकों के अंदर ये जो मृदाएं जो है पाई जाती है। तो इस प्रकार ये मुख्यतः 8 मृदाएं हैं जो भारत के अंदर जो है पाई जाती हैं। तो आज अपने जो है 20 प्रश्नों पर बात की। अगली श्रृंखला के अंदर आगे के जो 20 प्रश्न हैं उन पर बात करेंगे और उम्मीद है आप सभी ये जो वीडियोस जो यहाँ पर करवाए जा रहे हैं उसको आप जो है अच्छे से देख रहे होंगे और इनसे क्या है सीख रहे होंगे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।